जहाँ खड़ा हूँ बस इतना समझिए कि यही रास्ता है। इतनी सी जगह है और पीछे कैसी खाई है। आराम से, बहुत संभल कर रहना, हवा बहुत तेज है, मौसम खराब होने वाला है। अभी इतनी चढ़ाई बाकी है, हवा बहुत तेज है। यही रास्ता है, इतनी सी जगह है और पीछे कैसी खाई है इसे बताने की जरूरत नहीं है, वो देखकर ही आप समझ जाएंगे। हम गोरखगढ़ चोटी के करीब पहुंच रहे हैं। खतरा उतना ज्यादा है। ऐसे ही हाथ को एक एक सीढ़ियों में ऐसे फंसाकर ऊपर की तरफ जाना है। हाँ। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर और ऊपर जाना है, तब जाकर हम गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुंच जाएंगे। वही चोटी जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत का ही दूसरा रूप है। जान हलक में अटकी थी। गला सूखा था। पैर कांप रहे थे। हवा का एक तेज झोंका सैकड़ों फीट गहराई में दफन कर सकता था। हवा बहुत तेज है, संभल के रहना। इतना जोखिम क्यों? हम कहां जा रहे थे? उस शिखर पर ऐसा क्या था जिसके लिए हमने जान की बाजी लगा दी? सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं पैर न स्लिप कर जाए। फिसलन भरा रास्ता लग रहा है। जवाब है इंद्रधनुष। ये नहीं, ये तो आपने बहुत देखे होंगे। क्या यही इंद्रधनुष आपने रात में देखा है? रात के अंधेरे में यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी दिखती है और वो रोशनी इस तरह की होती है कि उसमें 7 रंग दिखते हैं। ये कौन सी रोशनी है? ये बहुत दूर। पास आओ। ये कौन सी रोशनी है? वहाँ पे रात 10:30, 11, 12 बजे तक वो एक रोशनी दिखता है। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। वो रोशनी 7 रंग का रहता है, इंद्रधनुष। तो वैसा ही दिखता है वो, सेम डेक टू डेक। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर देहरी गांव, जहां एक पर्वत के शिखर पर सदियों से रात में इंद्रधनुष दिखता आ रहा है। गांव पहुंचे तो वो चोटी हमारी नजरों के सामने थी। बार बार ये सवाल मेरे मन में उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है कि आखिर रात के वक्त में उस चोटी के ऊपर से कैसे इंद्रधनुष दिख सकता है। दिन में अगर कोई बताए कि इंद्रधनुष उस जगह से दिखता है तो ये माना जा सकता है कि बारिश के बाद, चूंकि इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। लेकिन यही साइंस रात के वक्त में, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन इसे जानने के लिए हमें वहां तक पहुंचना होगा।
उस शिखर पर आखिर ऐसा क्या है? वहां रात में इंद्रधनुष क्यों दिखता है? कैसे दिखता है? इसकी वजह क्या है? तो गांव वालों ने जो बताया वो सुन हम हैरत में पड़ गए। कहते हैं उस चोटी पर भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हुए थे। कहते हैं तभी से रात के वक्त वहां सतरंगी छटा दिखती है, जो काफी हद तक एक इंद्रधनुष जैसा लगता है। एक छोटा सा लिंग के स्वरूप में आपको ऊपर दिखाई पड़ता है। रात में इंद्रधनुष दिखने के दावे का तो नहीं पता, लेकिन इस इलाके से परशुराम के जुड़ाव की कहानी हवा हवाई नहीं है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का भगवान परशुराम से पुराना नाता है। कहते हैं उन्होंने अपने फरसे से इन पर्वतों को तराशा था, ताकि साधु संतों को साधना के लिए भटकना नहीं पड़े। फिर तपस्या के लिए खुद एक चोटी को चुना था। तो क्या यही वो पर्वत है जहां परशुराम ने शिव की साधना की थी? लेकिन इसी पर्वत को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं? जवाब सुन हम चौंक गए। इस पहाड़ का आकार कैलाश पर्वत से मिलता है। खास तौर पर ऊपरी हिस्सा बिल्कुल महादेव के शिखर जैसा लगता है, इसलिए परशुराम ने इसे तपस्या के लिए चुना था। इसको महाराष्ट्र का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है और हम लोग सदियों से इसको महाराष्ट्र का कैलाश पर्वत ही बोलते हैं। इसको कैलाश पर्वत क्यों बोलते हैं कि इसका जो शेप आप देखेंगे ऊपर का, तो ये सेम आपको कैलाश पर्वत की तरह दिखेगा। और दूसरी बात ऐसी है, इसकी खासियत ये है कि जैसे कैलाश पर्वत पे आज तक कोई जा नहीं पाया है और जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वैसे ही ये गोरखगढ़ पे भी जाने के लिए आपको बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। जो भी ऊपर जाता है इसके, वो बहुत परेशानियों का सामना करता है। केवल आकार नहीं, गुण भी मिलते हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नामुमकिन है, वैसे ही इस पर्वत की चढ़ाई नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। कैलाश पर रिसर्च करते वक्त नासा को चोटी पर रंग बिरंगी लाइट्स दिखी थीं। वैसी ही गांव वालों को रात के वक्त इस पर्वत की चोटी पर रहस्यमयी सतरंगी प्रकाश दिखता है। जब भी हम लोग कभी रात में इसकी तरफ देखते हैं तो एक रात के अंधेरे में यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी दिखती है, और वो रोशनी इस तरह की होती है कि उसमें सातों रंग दिखते हैं। कि जैसे मानो दिन में हम लोग अगर कहाँ पे देखते हैं सूरज होता है तो उसके सामने इंद्रधनुष दिखता है, तो यहाँ की खासियत ऐसी है कि ये इंद्रधनुष यहाँ पे रात में दिखता है, और वो आज तक किसी को पता नहीं चला है कि ये रोशनी किस चीज़ की दिखती है या कैसे दिखती है। पर्वत बहुत ऊंचा है, शिखर काफी दूर है, फिर रात में कोई प्रकाश कैसे दिख सकता है? अगर कुछ दिखता भी है तो वो इंद्रधनुष ही होगा, ये भी पक्का नहीं था। हो सकता है कोई खास तरह की जड़ी बूटी हो, दूर दराज की कोई लाइट चमकती हो। तो लोगों ने हमारे सारे तर्कों को खारिज कर दिया। गोरखगढ़ किले के ऊपर रात में कभी कभी एक रोशनी नज़र आती है, उसमें जैसे अपना इंद्रधनुष दिखता है ऐसे कलर का कुछ छटाई दिखती है। उससे किले में कुछ भी चीज़ है
ऐसा महसूस होता है, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर हमने ठान लिया, ऊपर जाएंगे, रात में रुकेंगे और इस पहेली को सुलझा कर ही दम लेंगे। जो हम करने जा रहे थे वो तो कोई भी कर सकता था, यहां तक कि ये गांव वाले भी। तो अब तक किसी ने कोशिश क्यों नहीं की? इस सवाल का पहला जवाब था आस्था। गांव वाले रोशनी को दिव्य मानकर पूजा करते हैं। दूसरा, चोटी तक पहुंचने की मुश्किलें। पहुंच भी गए तो रात में रुकना खतरे से खाली नहीं माना जाता। उधर है ना टॉप पे जाने के लिए बहुत ऐसा सीढ़ी स्टेप्स बनाए हैं ना, तो स्टेप्स बीच बीच में गिर गए, सब टूट गए, सब ऐसा चलते जाओगे तो स्टेप आधा टूटते फिर हमको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती कभी कभी, तो हम संभाल के जाना पड़ता है ऊपर सब। बारिश के दिन है और बारिश के दिन में ज़मीन और पत्थर है, चिकनाई होती है, तो हर साल इधर कुछ ना कुछ घटना घटती है। कोई फिसल के गिरता है, तो गाँव वालों को भी हमारे दिक्कत होती है। तो आप जा रहे तो अच्छी तरह से जाइए, ध्यान रखिए अपना, और आपको बेस्ट ऑफ लक। गांव वालों ने शुभकामना दी, जो हमारे लिए चेतावनी से कम नहीं थी। सारी समझाइश को दरकिनार कर हम मंजिल की ओर रवाना हो गए। मंजिल थी इस ऊंचे और खतरनाक पर्वत की चोटी, जो पहले परशुराम की तपोस्थली थी, फिर शिवाजी का किला, अंग्रेजों के समय निगरानी चौकी, और अब रहस्यों से भरा एक शिखर, जहां रात में इंद्रधनुष दिखने का दावा होता है। देहरी गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ने के बाद ये जंगल शुरू होता है। इस जंगल से कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा कि हमें जंगल में जाना है और जंगल के रास्ते ही पार करना है। आगे बढ़ते हैं यहीं से। ये पूरा इलाका कभी छत्रपति शिवाजी का हुआ करता था। वो पर्वत भी, जो बाद में मराठों का किला बन गया, जो मुगलों से जंग के वक्त काफी काम आया। कहते हैं शिवाजी का भी उस चोटी से गहरा लगाव था। वो खुद महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। ये जंगल उस समय भी घना था, आज भी वैसा ही है। कुछ हिस्से में दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रात हो गई है, लेकिन यकीन मानिए दोपहर का वक्त है, लेकिन जंगल इतना घना है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है। आओ आओ आओ, निकलो आओ। किला होने की वजह से चोटी तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन उनका ज्यादातर हिस्सा टूटा फूटा है। खतरे की वजह से अब लोग इसे मौत की मीनार कहते हैं। पल पल बदलता मौसम भी आगाह कर रहा था। लेकिन रहस्य को सुलझाने का जुनून सिर पर सवार था। घाटी में इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेरता नजर आया। यही हमें रात में देखना था। वहां उस पर्वत की चोटी पर
जिसके लिए चढ़ाई शुरू होने वाली थी। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमने जैसे ही पहला कदम रखा, आराम से, बहुत संभल कर रहना, हवा बहुत तेज है, मौसम खराब होने वाला है, बच के, आराम से। मौसम का रुख बदल गया। तेज हवा, बारिश, दोनों रोड़ा बनकर खड़े हो गए। हवा बहुत तेज है, बारिश है और सामने ये चुनौती है, इसके ऊपर जाना है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए हमें इंतज़ार करना होगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और जिस चोटी के ऊपर जाना है वहाँ पहुँचने के लिए कोई सहारा नहीं है। बीच पहाड़ के बीच से बिल्कुल निकलकर वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, तब जाकर हम वहाँ पहुँच पाएंगे। बारिश थमते ही काम में जुट गए। पर्वत को कदमों से नापना शुरू किया। फिर समझ में आया कि इसे मौत की मीनार क्यों कहते हैं। इसे गौर से देखिए। इसका बड़ा हिस्सा सीधा और सपाट है, जिस पर पैर भी नहीं टिक पाते। कई जगह सीढ़ियां भी टूटी फूटी हैं, लेकिन रात में इंद्रधनुष की पहेली सुलझाने के लिए हम कमर कस चुके थे। ऐसे ही सीढ़ियों से होकर ऊपर तक जाना है। ये कहने भर को सीढ़ी है, बाकी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के टुकड़ों को किसी ने सजा कर रख दिया हो और पता नहीं उसके ऊपर पैर रखते ही वो नीचे की तरफ में चला है। खैर, चढ़ाई के लिए इन पतली सीढ़ियों का सहारा है जो किले के समय बनाई गई थी। इनका वजूद खत्म होने की कगार पर था। बहुत संभल कर कदम रखना था। एक छोटी चूक का मतलब था दर्दनाक मौत। जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ डर और खौफ दोनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। ये वैसा ही रास्ता है। ये किला भले कभी शिवाजी का था, लेकिन ये उससे भी पहले से है, जब चोटी पर साधु संत रहते थे। अब तो सन्नाटा पसरा रहता है। चोटी पर एक छोटा शिव मंदिर भी है, लेकिन रात में इंद्रधनुष दिखने का दावा सदियों पुराना है। गांव की कई पीढ़ियां उसे देखती आ रही हैं। हमको जैसे दिन में ये दिखते इंद्रधनुष दिखता है, उसके जैसे इस गढ़ के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको रात में ये इंद्रधनुष दिखेगा। इधर शंकर भगवान का असली जो स्वरूप है, जो क्या बोलते हैं उसको, कैलाश पर्वत जैसा दिखता है,
और ऊपर में ऐसा क्लाइमेट के जैसा लाइट भी चमकता है। चढ़ाई का पहला चरण खत्म होने वाला था। ये दरवाजा देख रहे हैं आप, इससे आगे असल चुनौती से सामना होगा। फिलहाल ये सफर का पहला पड़ाव था। चोटी तक जाने का जो रास्ता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इस जगह तक पहुंचने के और भी कई रास्ते हैं जिन रास्तों से लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है, सीधी चढ़ाई 90 डिग्री की, और उसे पार करने के बाद हम गोरखगढ़ चोटी तक पहुंच जाएंगे। कहानी नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि इस किले को लोग गोरखनाथ फोर्ट और सामने जो शिखर दिख रहा है इसे मत्स्येंद्रनाथ चोटी कहते हैं। आगे एक गुफा मिली। पूरे पहाड़ में ऐसी कई कंदराएं थीं जो साबित करती हैं कि ये कभी गुरुओं की भूमि रही है। कहते हैं कि इन गुफाओं में ही साधु संत तपस्या करते थे। नीचे से ऊपर तक ऐसी कई सारी गुफाएं हैं। इन गुफाओं के पीछे कहानी ये है कि भगवान परशुराम जब यहाँ रहते थे तो उन्होंने अपने फरसे से ही कई सारी ऐसी गुफाएं बना दी जिसमें बाद में साधु संत तपस्या करते थे। अब यहां से शुरू होगा सबसे खतरनाक सफर, जो उस शिखर तक ले जाएगा जहां रात में इंद्रधनुष दिखने का दावा होता है। अब ये जो चोटी है, इसी के एक हिस्से से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। घुमावदार रास्ते हैं और उन रास्तों को पार करने के बाद हम इस चोटी के ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ से देखने में ये बिल्कुल विशालकाय चोटी लग रही है, विशालकाय पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक टुकड़े को उठाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया हो, यहाँ रख दिया हो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। खड़ी चढ़ाई थी, बारिश की लुका छिपी जारी थी। ये फिसलन कभी भी मौत का सबब बन सकती थी। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर और ऊपर जाना है, तब जाकर हम गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुँच जाएंगे। वही चोटी जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत का ही दूसरा रूप है। हालांकि यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ बस इतना समझिए कि यही रास्ता है, इतनी सी जगह है, और पीछे कैसी खाई है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो देखकर ही आप समझ जाएंगे। और ठीक नीचे रास्ता देखिए, ये रास्ता है। एक बित्ते का रास्ता, एक बित्ते की सीढ़ी, इसी के ऊपर पैर को टिकाना है
और पैर को टिकाकर ऊपर की तरफ बढ़ना है। हो हाँ। ये वो मोड़ है जिस मोड़ पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत खतरनाक सफर था ये। एक एक कदम नाप तौल कर रखना था। अचानक आगे से सीढ़ियां गायब हो गईं। टूटकर खत्म हो चुकी थीं। लेकिन ये बाधा भी हमें रोक नहीं पाई। कदम बढ़ते रहे। इसी को कहते हैं ऊंचाई का खौफ। जैसे जैसे कदम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है और बेचैनी भी महसूस हो रही है। पता नहीं हम कब तक ऊपर पहुंचेंगे। हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर चट्टानों में ये पकड़ नहीं बनी होती तो चढ़ाई नामुमकिन थी। इसे शिवाजी के सैनिकों ने चढ़ाई के लिए बनाया था, जो अब हमारे काम आ रही थी। ऐसे ही हाथ को एक एक सीढ़ियों में ऐसे फंसाकर ऊपर की तरफ जाना है। दूसरी तरफ खाई है। अगर यहाँ पैर स्लिप हुआ तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वो तो गनीमत है कि हर सीढ़ी के ऊपर आप हाथ लगा सकें, ऐसे पकड़कर रख सकें, ऐसी व्यवस्था है। चोटी करीब थी। हमारे और शिखर के बीच महज एक मोड़ का फासला रह गया था। हर फीट के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेहनत रंग लाने की चमक चेहरे पर चमकने लगी थी। अब हम उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से अब हमें यह विश्वास हो चला है कि हम गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अब जब पीछे मुड़कर ऐसे मैं देख रहा हूं तो डर अपने आप पड़ जाता है कि पता नहीं कितनी खाई है। जो चोटी भगवान परशुराम की तपोस्थली थी, जहां भगवान शिव के प्रकट होने का दावा होता है, जहां रात में इंद्रधनुष दिखने की बात कही जाती है, अब हम उस शिखर पर थे। फाइनली मैं गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुंच गया हूं। इस चोटी पर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में जहां तक मेरी नजरें जा रही है सब कुछ नीचे है, सबसे ऊपर मैं खड़ा हूं। हर एक मिनट के बाद यहां मौसम बदल जा रहा है, हवाएं तेज हो जा रही है, बारिश होने लगती है। चारों तरफ से ऐसा लगता है जैसे बादलों ने घेर लिया हो। चोटी पर एक छोटा मंदिर है जिसे गांव वालों ने कड़ी मशक्कत से बनाया है।
बताते हैं रॉ मटेरियल हेलीकॉप्टर की मदद से लाया गया था। इससे ये बात साबित होती है कि शिखर में गांव वालों की कितनी आस्था है। मंदिर में भगवान परशुराम, महादेव की तस्वीर के साथ एक शिवलिंग भी था। कहते हैं जब परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे जहां आज ये शिवलिंग है। चोटी पर पहुंचकर लोगों की यात्रा खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा असल काम यहां से शुरू होता है। इस चोटी पर गांव वालों को रात के वक्त इंद्रधनुष दिखता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, यहां से नीचे के घर साफ नहीं दिख रहे, लोगों को सतरंगी रोशनी कैसे दिख जाती है? कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त में एक रोशनी दिखती है इस जगह से, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष हो। जैसे दिन में बारिश के बाद आप इंद्रधनुष देखते हैं ना, वैसे ही कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त में रोशनी दिखती है और उसमें इंद्रधनुष जैसा दिखता है। 7 रंग एक साथ दिखते हैं। ये बड़ा अजीब है, ये अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। दिन में इंद्रधनुष बनने की वजह सूरज की रोशनी और पानी की बूंदें हैं। छोटी बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। जब सूरज की तेज रोशनी उनसे गुजरती है तो प्रकाश 7 अलग रंगों में टूट जाता है। लेकिन रात में ये कैसे संभव है? रात में सूरज की रोशनी या तेज प्रकाश कहां से आएगा, वो भी इस सैकड़ों फीट ऊंची चोटी पर? अंधेरा होते ही हम चौकन्ने हो गए। हर तरफ निगाह थी। चोटी पर, नीचे, पेड़ों के पीछे, आसमान में, घाटी में, पता नहीं वो दिव्य प्रकाश जिसे लोग इंद्रधनुष कहते हैं किधर दिखेगा। पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और अब रात के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना तो यहाँ किसी की आवाज़ आ रही है, ना तो दूर दूर तक कोई रोशनी दिख रही है। चारों तरफ मैं देख ले रहा हूँ और लगातार देख भी रहा हूँ, कहीं से कोई भी रोशनी नहीं दिख रही है। ये चोटी विज्ञान और आस्था के बीच जंग का मैदान बनने जा रही थी। फिलहाल हम महाभारत के अर्जुन की तरह दिग्भ्रमित होकर बीच में खड़े थे। फिलहाल तो यही लग रहा था कि गांव के लोग किसी भ्रम के शिकार होंगे। गांव से चोटी का मंदिर नहीं दिखता, रोशनी कहां से दिखेगी? फिर भी पड़ताल के लिए डटे रहे। रात के 11 बज गए हैं। आखिर वो रोशनी हमें कब दिखेगी जिसकी तलाश हमें शाम से ही है? कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि रात के वक्त में ऐसा होता है, ऐसी रोशनी दिखती है जो इंद्रधनुष जैसा होता है, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लोग इतना जोर देते हैं, कथाएं सुनाते हैं, कुछ तो यहां जरूर होगा, लेकिन क्या? ये समझ से परे था। अब इसे जगह का असर कहिए या फिर लोगों की बातों का,
हमें इस वक्त इंद्रधनुष से जुड़ी पौराणिक कथाएं याद आ रही थीं। भारत में इंद्रदेव बारिश के देवता माने जाते हैं। इसके धनुष आकार की वजह से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के मुताबिक इंद्रधनुष देवदूतों के धरती पर आने का जरिया है। जापान की कथाओं में इंद्रधनुष को स्वर्ग का पुल कहा जाता है। लेकिन हम रात में इंद्रधनुष खोज रहे थे। ये सोच अब खुद पर हंसी आने लगी थी। अब कर भी क्या सकते थे, रात तो चोटी पर ही गुजारनी पड़ेगी। अब हमें इंतजार इसी बात का है कि आखिर वो प्रकाश कहां से दिखेगा। इस चोटी के ऊपर क्या वो पीछे की तरफ होगा, मेरी दाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा, या फिर सामने की तरफ होगा, या फिर इसकी ठीक तलहटी से वो प्रकाश दिखेगा। हम इसी इंतजार में हैं। मौसम ने फिर करवट ले ली। तेज हवाओं का शोर गूंजने लगा था। हम मुस्तैदी से काम में जुटे थे। सच कहें तो अब सुबह होने का इंतजार था। तभी घाटी में कुछ दिखा। तेज रोशनी में लिपटा हम चीख पड़े। ये कैसा प्रकाश है? एक प्रकाश पुंज था जिसमें एक अजीब चमक थी। धीरे धीरे प्रकाश और चमक दोनों मध्यम हो गए। हम अवाक खड़े रहे। ये क्या था? एक पल तो कुछ समझ में नहीं आया। हमने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी। हाँ, ये कोई रोशनी थी, बहुत तेज, जिसमें तारे जैसा कुछ चमक रहा था या कुछ जुगनू जैसा। समझ में नहीं आ रहा था। ये चमक चोटी से दूर थी, घाटी में, हवा में लटकी हुई। ये इंद्रधनुष तो नहीं था, फिर क्या था? वो रोशनी कहां से आ रही थी? कह रहे थे सब यहां से इंद्रधनुष जैसा कुछ दिखता है, लेकिन ये तो आसपास कुछ भी नहीं है। इस चोटी के ऊपर है हम। ये चोटी कितना ऊपर है, आसपास ये कहां से प्रकाश आ रहा होगा? कहां इंद्रधनुष का इंतजार कर रहे थे, कहां इस अजीब बला से पाला पड़ गया। क्या वो कोई संकेत था? क्या आगे कुछ और बड़ा होने वाला था? पता नहीं। तमाम असमंजस के बीच रात गुजरती जा रही थी। अभी रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। हम लगातार यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो प्रकाश हमें कहां से दिखेगा, जिसकी कहानियों को सुनकर, जिसके बारे में सुनकर हम यहां तक पहुंचे हैं। वो जो भी था अजीब था, कुछ समझ में नहीं आया। सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे। हमारी निगाहें अभी भी इंद्रधनुष जैसा सतरंगी प्रकाश खोज रही थी। बंद करना, ये लाइट बंद करना। एक बार लाइट बंद करके देखते हैं कि क्या कुछ दिखता है। तो बिल्कुल अंधेरा है, कहीं कुछ भी नहीं है। लाइट ऑन करना, इधर से भी। ये तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब्र का बांध टूटने लगा था। लेकिन ये क्या? फिर से सामने आसमान में, घाटी के बीच वही अजीब प्रकाश फिर से हवा में दिख रहा था, उसी चमक के साथ जैसे पहले दिखा था। कुछ देर बाद यह भी गायब हो गया।
ये दूसरा झटका था, समझ से परे। तलाश रात के इंद्रधनुष की थी, लेकिन दिखा कुछ और, एकदम वैसा ही जैसा पहले दिखा था। तेज प्रकाश में कुछ चमकीली चीज, लेकिन क्या? कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। दावा था चोटी पर रात में इंद्रधनुष दिखता है, लेकिन हमें तो कुछ और ही दिखा। हल्का पीला प्रकाश पुंज जिसमें कुछ चमक रहा था। क्या था पता नहीं, लेकिन जो भी था अजीब था। दिल और दिमाग दोनों की समझ से परे। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी जगहें हैं इसी पर्वत के आसपास, जहां रात के वक्त भारी तादाद में जुगनुओं का जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से पूरा इलाका अद्भुत रोशनी से चमकता दिखाई देता है। लेकिन जुगनू वाली जगह और हमें जो चोटी पर दिखा था, दोनों में कोई तालमेल नहीं था। फर्क साफ दिख रहा था। फिर रात में भगवान परशुराम की चोटी पर जो प्रकाश पुंज दिखा था, वो क्या था? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। कहानी के अंत में हम हमेशा पहेली को सुलझा कर लौटते हैं। आज पहली बार एक नए रहस्य को यादों में समेटे जा रहे थे, एक नए सफर पर, एक नए दृश्यम की खोज में। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम